है गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के जो पेपर थे उसमें 29 अगस्त 2018 का जो शिफ्ट 2 का पेपर है वो। ठीक है, ये अब जैसे जैसे ग्रुप डी का पेपर पिछले साल आगे बढ़ने लगा ना, तो देखा यह गया कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कैलकुलेटिव साइड पे चलेगा। ठीक है, मैथ की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड देखने को मिला यहाँ पर, ज़्यादा नहीं। तो आइए हम बिना देरी किए आगे डिस्कस करना चालू करेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। आप देखो ये कैसे कैलकुलेटिव ये सवाल थे और कैसे हम बिना कैलकुलेशन, ज़्यादा मेहनत ना करके कैलकुलेशन में उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, ये है मेरा पहला सवाल। मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, कि ये जो सीरीज़ है यूट्यूब सीरीज़, उसमें हम जो सवाल हैं वो इंग्लिश में लिख कर लाएंगे और उसे हिंदी में समझाएंगे और हिंदी में ही पूरा सॉल्यूशन देंगे, ताकि उन दोनों स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो बेसिक सा ये सवाल था और मुझे लगता है कि ये आप सबने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। तो इसमें क्या बोला था, ये बोला कि श्रीनिवास जो है वो 14,500 रुपये प्रति महीना कमाता है। ठीक है, विच ही सेव्स ओनली 20%, मतलब ये 14,500 रुपये कमा तो रहा है पर क्या बचा कितना रहा है, केवल 20% बचा रहा है। और बाकी का पूरा स्पेंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन अदर डीड्स, बाकी का पूरा पैसा वो दूसरे चीजों में खर्च कर दे रहा है। आपको बताना है कि उसने कितना पैसा खर्च किया। अब देखो ये तो काफी आसान है, अगर 20% उसने बचा लिया है तो 80% खर्च करेगा, क्योंकि परसेंटेज का केस देखो दो चीज होता है, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शनली कोई भी चीज 1 होती है, परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होती है। तो ये दोनों बात याद रखेंगे। तो यहाँ परसेंटेज की बात हुई थी, तो अगर 20% खर्च किया है मतलब 80% बचा लिया। 100 - 20 मतलब 20% अगर बचा है तो 100 - 20 क्या खर्च किया, तो हम निकालेंगे 80%। तो परसेंट को अगर तोड़ दे तो ये 100 हो जाएगा। तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, ये तुरंत बनता है ये सब सवाल। ऐसे कट गया। अब 145 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। और देखो मैंने आपको 8 से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लिकेशन का जो सबसे आसान तरीका बताया ना, वो फिर से मैं बार बार प्रैक्टिस करो इसी तरीके से, एकदम समय नहीं लगेगा। कि अब 8 को आप ऐसे मल्टीप्लाई, सिंगल डिजिट नंबर तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें ज़्यादा ये नहीं है कि 8 से। पर मैं फिर भी बता दूं कि अगर तोड़ कर करना हो जल्दी में तो कैसे करोगे, तो हम इसे तोड़ देते हैं 100, 40 और 50 में। तो अब ये देखो ये हो जाता मेरा 800। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो फिर 40 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 320। और फिर क्या आएगा, 8 × 5 = 40। ठीक है, 0 6 और यहाँ पर 11, तो 1160। एक और 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 80 था। देखते हैं कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी है मेरा 11600, तो वो सही हो जाएगा। तो देखा ऐसे ही टाइप के सवाल पूछता है बेसिकली, ये आसान टाइप ही था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल अच्छे से पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इन द रेशियो 3:2। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 1350 मीटर स्क्वायर, देन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹30 पर मीटर विल बी। अब देखो ये बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का, वो क्या है, एक रेशियो दिया हुआ है 3:2। हो सकता है वो 30 और 20 हो। ठीक है, हमें नहीं पता कितना है। बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, अगर एरिया, उसका एरिया यहाँ गिवन है हमारे पास कि 1350 है, तो आपको बताना है कि कितना पैसा खर्च करेंगे उसे अगर फेंस करते हैं। फेंस मतलब आपको पता है ना, घेरा लगाते हैं जो, ठीक है, जो बाउंड्री छेकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर 30 रुपए, 1 मीटर का कॉस्ट कितना था, 30 रुपए, तो आपको टोटल कॉस्ट बताना है। सबसे पहले हम यहाँ लेट करते हैं। ठीक है, लेट किया हमने कि लेंथ जो है ना वो 3x है, ब्रेथ जो है ना वो 2x है। ठीक है, अब यहाँ एरिया गिवन था हमारे पास, तो एरिया क्या है 1350। अब ये क्या है 3x × 2x, यही तो होता है मेरा एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ 1350। ठीक है, मतलब कि 6x जो है 1350 है। अब देखो 6 से ये कटेगा, कितने बार में कट रहा है, तो ये कट रहा है 2। अच्छा ये यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा 2 5। ठीक है, ये 2 2 5 में कटा x स्क्वायर, तो x यहाँ से निकल कर आ गया 15। अब जैसे ही हमने 15 निकाला ना, हमें लेंथ भी पता चल गया, लेंथ कितना था, तो ये हो जाएगा 15। ब्रेथ कितना था, तो ब्रेथ हो जाएगा मेरा 15 दूनी 30। अच्छा ये 45, 15 × 45
और 15 दूनी 30। ठीक है, अब फेंसिंग का कॉस्ट, फेंसिंग मतलब ये ऐसे अगर एक रेक्टेंगल था तो हम इसका पेरीमीटर ही तो निकालेंगे फेंस करने के लिए। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 45 प्लस 30। अब यहाँ से इन दोनों को अगर सम करेंगे 75 टू जा 150। ठीक है, अब अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या होगा 150 इंटू 30 मतलब कि 4500 रुपये। ऑप्शन बी में था 4500। तो देखा ये जल्दी जल्दी बनाओगे ना एकदम समय नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बिल्कुल समय नहीं लगता बनाने में। मतलब ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा एक एक स्टेप ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, बाकी इसमें दम था नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ पर इन दोनों को 6x² करते, काटते, 15 लिखते और यहाँ जोड़कर लिख देते हैं। इधर वाला पार्ट तो फिजूल का ही सॉल्व हुआ है, ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। या पेपर कलम पर अगर सॉल्व कर रहे हो ना तो थोड़ा सा अभी भी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ा दो कि ये वाला पार्ट तो पेपर कलम पे ना सॉल्व करना पड़े, क्योंकि ये तो एडिशन का बात हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आसान नंबर का ही दिया हुआ है। आइए अगले सवाल की तरफ। अब ये देखो आ गया है आपका बच्चा वाला सवाल, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, मैंने आपको बताया आसान होता है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना तो सच में आसान होता है। अब ये देखो, ये क्या आपने जब पहली बार 4 या 5 क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा था तो ये चीज़ नहीं पढ़ा था। फ्रैक्शन में हम लोग लाइक फ्रैक्शन पढ़ते थे, तो यही है हमारा लाइक फ्रैक्शन। ये पूरा लाइक फ्रैक्शन का ही पैटर्न है। बोला राइट 4 मोर रेशनल नंबर, देखो तो यहाँ पे 1/6 है। अब ऊपर और नीचे दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे, इसमें 4। तो अब हम 5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो नीचे क्योंकि माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गया मेरा कि भैया तुम्हारा आने का तो कोई सीन ही नहीं है, हट जाओ। ठीक है, अब इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। अब अगर ऊपर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाले केस में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितना हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर उतना ही नीचे करना होता है, या फिर जितना हम डिवाइड करते हैं ऊपर उतना ही नीचे भी डिवाइड करना पड़ता है, यही केस होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्योंकि हमने इसे भी एलिमिनेट कर दिया तो ये मेरा ऑप्शन सही हो गया। हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो देखा कैसे कैलकुलेशन है समय। अब देखो जो बच्चा पहली बार बना रहा होता है ना वो क्या करता है, एक एक नंबर में चेक करेगा कि ये अरे क्यों, हम एलिमिनेट कर देंगे आगे बढ़ेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं देता भैया, टाइम उतना ही रहता है जितना सबको मिलता है। आपको उसी गिवन टाइम में हर एक क्वेश्चन बनाना है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बनाने का कि मेरा सही भी हो जाए और ज़्यादा समय भी बर्बाद ना हो। तो ये अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें समय लगता है ना जिस तरह के क्वेश्चन में, उसमें हम समय लगाएंगे कि हाँ अच्छे से पढ़ के बनाएंगे। उसमें समय दो तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ समय दिया है, समय देने वाला क्वेश्चन था। इन सब सवालों में समय देने का कोई सीन ही नहीं है। अब जैसे ये सवाल देख लो, ये बोला एक्सप्रेस इन मीटर। ठीक है, अब इनका सम करना है और उसको एक्सप्रेस मीटर में करना है। चलो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 503.5 मीटर। जैसे ही 503 लिखा ना ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में गेम है। 329 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। ठीक है, मतलब अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3.329 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी 506 ही हो रहा है। अब ये देखो मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, 10 मिलीमीटर मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, और अभी मैंने आपको बताया 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 1000 से बेसिकली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1000, 771। ठीक है, ऐड भी क्यों करना है, 6 और 1 7, ये ऐड होकर मोटा मोटी 8 ही बनाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ये बना भी नहीं पाएगा। ठीक है, 9 तो नहीं बनेगा, 10 तो एकदम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। हम ऐड भी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट टिक कर रहे हैं। देखा, तो मैंने बताया कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है। रेलवे आपसे कैलकुलेशन करवाना नहीं चाहता, वो दिखाता है कि हाँ कैलकुलेटिव है, वो आपसे लगवा रहा है केवल दिमाग। जो आप सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना हमारा दिमाग, तो उसका यूज करना बता रहा है कि भैया थोड़ा सा यूज कर लो उसका और पेपर निकाल कर ले जाओ, हम तुम्हारे लिए ही पेपर बनाए। तो बस थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, आसानी से निकलेगा बिना कैलकुलेशन के। देखा मैंने कैसे बिना कैलकुलेशन के निकाल दिया। तो बेसिकली ये जो पूरा सीरीज है ना उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं इसे। मतलब हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। देखो आता तो सबको है, ऐसा नहीं कि ये वाला जोड़ने किसी को नहीं आता। अब वो जोड़ेगा फिर आंसर देखेगा मिलाएगा, नहीं, हम एलिमिनेट कर देंगे। हमें अगर आंसर दिख रहा है ना कि कम टाइम में निकल सकता है, हम कम टाइम में निकालेंगे। ये 5वां सवाल। अब देखो ये सवाल जो है यहाँ बोला प्योर डेसिमल निकालना है। प्योर डेसिमल का मतलब है कि फ्रैक्शन हटा देना है, अब केवल डेसिमल में खेलना है।
देखो अब इसमें आप अगर समय लगाने जाओगे तो मूर्खता वाली बात ही है ना। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा, ये 10, ये कटा। अब देखो तो ये 380 है, ये 125 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है आपको 125 से, कटता है तो काट देते हैं। चलो ये 25 बार में कटा, और ये कितने बार में कट रहा है, 5 से ही काट रहा है, तो ये 25 बार में कट गया। ये 5 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। तो ये हो जाता 35, और फिर 30 है 76। अब देखो 76, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 25 या 75 तो होता है, सब सारे ऑप्शन 333 में ही है, मतलब इसके बाद ही गेम होगा। अब अगर आप डिवाइड करते हैं, मान लो ऐसे डिवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर ये 3 से 75 बना रहा था, एक आया, तो अगर पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 उतरेगा, एक और पॉइंट 0 लगाएंगे तो 0। अब देखो कि 4 से, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे कि एक बचा ना, उसको 25 से डिवाइड करना है, तो 1/25 कितना होता है, तो 1/25 होता है 0.04, ठीक है। ये वैल्यू अगर याद है, ऐसे इस तरीके से आपने फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ा है तो ये सब चुटकी में बनता है, ऐसे मतलब चुटकी में। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो यही सवाल मैं आपसे कह रहा था कि कुछ सवाल जो है ना उसमें एक्चुअली टाइम लगता है, तो आप एक्चुअल में टाइम देते हो उसको। तो ये सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूँ पहले। एक बोल रहा है कि अ फ्लाइट कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर, एक फ्लाइट जो कि 1200 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुड रिड्यूस अ ट्रेवल टाइम बाय 30 मिनट्स, वो 30 मिनट का समय जो है ना वो रिड्यूस कर लेता है ड्यू टू एडिटिव टेल विंड दैट इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। उसका जो टेल विंड है वो एक एक्स्ट्रा क्या करता है, एवरेज स्पीड को बढ़ाता है 120 किलोमीटर पर आवर से। तो 30 मिनट जो एक्चुअल टाइम लगना था ना, उससे 30 मिनट कम समय अब लग जाता है। आपसे बोला है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इन द आवर। क्वेश्चन अच्छे से समझो, यहाँ पर बोला है कि आपको टाइम बताना है। भैया टाइम हम तब बता पाएंगे ना जब हमारे पास एक्चुअल स्पीड होगा, कि एक्चुअली इसको कितना समय किस स्पीड से वो चल रहा था। तो चलो हम x मान लेते हैं उस स्पीड को। अब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन रहा है, तो वो बोल रहा है कि 1200 ये टाइम है मेरा, ये एक्चुअल टाइम था। अब डिस्टेंस तो उतना ही चल रहा है पर स्पीड हम बढ़ा दिए 120 से, तो ये मेरा बढ़ा हुआ टाइम है। ये दोनों कितना स्पीड क्रिएट कर रहा है, हाफ आवर का। 30 मिनट का मतलब होता है हाफ आवर, ठीक है। तो आधे घंटे का ये बना मेरा इक्वेशन, ठीक है। ये समझ में आया। हम बेसिकली डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं टाइम लिखने के लिए। तो टाइम मेरा क्या हो जाता है, तो टाइम मैं बताता हूं, ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो ये 1200 बटा एक्स है, यहाँ 1200 बटा एक्स प्लस 120, ठीक है। ये डिस्टेंस ये कितना यहाँ पर क्रिएट किया टाइम, 30 मिनट का, मतलब कि आधे घंटे का। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 1200 आप कॉमन ले लोगे, यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 120 माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x इज इक्वल टू हाफ। देखो x कट गया, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 144,000। चलो 2 भी मल्टीप्लाई ही कर देते हैं इसमें, इसको उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस ये उधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा 288,000, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे ना तो ये 600 माइनस 480, तो ये बना देगा ये, ठीक है। क्योंकि 48 जा होता है 288, और यहाँ 3 0 है तो 3 0 लास्ट में लगा देंगे, तो ये मेरा बन जा रहा है। तो चलो हम इसे तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 480 माइनस 288,000। अब यहाँ से अगर x कॉमन लोगे तो x प्लस 600, देखो ये वाला पार्ट तो नहीं होगा क्योंकि उधर जाकर ये माइनस दे देगा, तो हम यहीं से ये वाला पार्ट हम समझ गए हैं कि ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। यह है समझ में। जब हम इसको लिखते हैं ऐसे कि x प्लस 60, और यहाँ से अगर आगे बढ़ाते हैं, मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, चलो दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 600, ठीक है। माइनस वाला पार्ट हम नेग्लेक्ट करते हैं, और यहाँ से दूसरा जो x का पार्ट है ना, ये आ जाएगा मेरा 480, ठीक है। तो x का पार्ट एक और आएगा 480, तो 480 को ही मानेंगे।
अब हमारे पास स्पीड है, हमें पता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा था 1200, तो टाइम जो है ना एक्चुअल टाइम ये हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, 120 अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो यहाँ से निकल कर आ जाता है 2.5, ये आवर में है, 2 घंटा 30 मिनट। तो ऑप्शन डी था 2 घंटा 30 मिनट। तो देखो ये एक्चुअली आपसे करवा रहा था कैलकुलेशन, पर ये आसान था 120 को तोड़ना। यहाँ से आप देखते ना तो ये आसानी से ये टूट जाता, तो हम यहाँ पर आंसर निकाल कर लिख देंगे। तो ये देखो ये एक्चुअल टाइम मतलब ये लग रहा है तो इसमें लगाएंगे, पर अब इन सब सवालों में हम समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जैसे कटता है काट देते हैं। ये देखो ये कटेगा ना 3 बार में, ये कटा 2 बार में, अब ये देखो ये कटा 3 बार में, ये भी कटा 3 बार में, ये कटा 2 बार में, ये भी कटा 2 बार में, और ये 2 भी कट गया। अब जो सिनेरियो है वो क्या है, 3/2 है माइनस यहाँ पर 3 × 3 9 है, प्लस यहाँ पर 1 है। चलो 2 ले लेते हैं कॉमन, ये 3 - 18 + 2। ठीक है, अब ये मेरा हो जाएगा 5 को जैसे ही 18 में माइनस करेंगे हो जाएगा मेरा -13/2। एक ही ऑप्शन था, यहाँ टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो इन सब में समय बच जाएगा हमारा, तो इन सब में समय हम बचाएंगे, और बाकी जिसमें एक्चुअल समय लगना है उसमें हम देंगे टाइम। अब जैसे ये वाला देख लो, ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल अर्निंग आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद टोटल अर्निंग कितना होगा फ्रॉम इतना 18,750 रुपीज ऑन वेरिएबल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, पर ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब आपको मैं समझा दूं, वेरिएबल टर्म ना कुछ बड़ा टर्म नहीं है। वेरिएबल का मतलब है कि फिक्स नहीं है, एक साल कुछ और लगेगा, दूसरे साल कुछ और परसेंटेज लगेगा, तीसरे साल कुछ और परसेंटेज लगेगा। तो यहाँ वही हो रहा है कि 2 साल में अलग अलग परसेंटेज लग रहा है, पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 8%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है ये वाला, यहाँ लिख दो 4%, पहले साल हम 4% लगाएंगे, ये 8% लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हम कुछ यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 18,750 है ये, अब हम इसका 4% अगर निकालेंगे तो 4/100 हो जाएगा। देखो 1 0 तो कट गया, अब इसको हम एक्चुअली में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कर लेते हैं। 20 का 2 हो जाएगा, मतलब 0। अब यहाँ पे 0 3 हो गया, 4 एडिया होता है 32, ये 5, ये 3 कैरी 7500। अब देखो नीचे एक 0 था तो एक 0 कट जाएगा। अब यहाँ से निकल कर आया मेरा 750। दूसरे साल में जस्ट डबल हो रहा है ना यहाँ पे इंटरेस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा 1500। ठीक है, 750 और 1500 2000 पार कर चुका है। इंटरेस्ट क्या हुआ, 2000 पार कर चुका है। एक ही ऑप्शन केवल था 2000 पार, हम टिक करेंगे, हम आगे अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कैंसल आउट हो गया, क्योंकि भैया यहाँ पे 1500 8% पे मिल गया, यहाँ पे ये इतना मिल गया, तो ये तो आगे निकल गया, तो हम आगे अब सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख कर। तो आइए अगले सवाल, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि रेलवे आपसे नहीं करवा रहा मेहनत। ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, वो केवल चेक कर रहा है तो आपकी कैसे, मतलब यहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आप कैसे किसी सवाल को आसानी से बना सकते हो। आपका जो बुद्धि का यहाँ जांच है वो अच्छे से ये परखता है कि आप कम समय में उसको बना दो, सही बना दो। देखो जब आप ऐसे सवाल सॉल्व करते हो ना तो गलती के चांसेस भी घट जाते हैं बजाय सॉल्व करने के। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं कि अमाउंट जो है ये होता है P1 + R/100/n पावर n, तो ये वाले में ना गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये वाले में देखा डायरेक्ट हमने लिख दिया है आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो बोला कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 96, 144, 150। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें इन सब का टेबल पता होता ना तो हम निकाल लेते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बड़े बड़े नंबर्स जब होते हैं ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जितना छोटा लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। तो 96 जो है मेरा वो होता है 12 × 8। 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, ये 4 × 2। अब देखो ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 5 × 3। 144 को क्या लिख सकते हैं, तो 144 को लिख सकते हैं 12। 12 का मतलब है 4 × 3, 4 × 3। ठीक है, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, मतलब 2 का पावर 4, और ये 3 का पावर 2। 150 को क्या लिख सकते हैं, तो 150 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 2 × 5। तो 2 का चलो यही लिख देते हैं 2, 3, 5।
अब एलसीएम कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो एलसीएम लिखते हैं, पहले जो कॉमन है ना वो छोटे वाले कॉमन से स्टार्ट करता है। देखो क्योंकि यहाँ पर 1 एक ही बार 2 आया है तो हम ये 2 लिखते हैं। एक दूसरा तरीका आपको सोचने का बताता हूँ, ये वाला तो आप ऐसे कर ही लोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे एलसीएम को और ये सॉल्व हो जाएगा। एक थोड़ा सा सोचने का तरीका बताता हूँ। देखो क्योंकि यहाँ पर क्या था, 12 था, यहाँ 150 था, ठीक है। 150 में ना 3 आता है, इन सब में 3 कहीं ना कहीं आ रहा है, मतलब ये जो एलसीएम आएगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 3 के भी मल्टीपल में होगा। देखो ये नंबर ना 3 से मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो ये हम काट देंगे डायरेक्ट। 144 मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो चलो हम ये वाला तरीका ना करके यही वाला तरीका से सॉल्व करते हैं। तो जब आप ये वाले तरीके लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सबसे लोएस्ट वाला कॉमन मल्टीपल है ना उससे हम बना देते हैं। तो यहाँ देखो 2 का पावर 5 इंटू अब है 3 का पावर 2 इंटू 5। तो जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से मेरा निकल कर आ जाएगा 7200। तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन सब में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब ये देखो ये भी आसान है, ये 2 हो गया। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ देते हैं। ये कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। अब चलो ये लिखते हैं, ये हो गया मेरा 1/4 प्लस ये हो जाता 35/6 प्लस ये हो जाता 13/3, ठीक है, ये माइनस है आगे। इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, हम सबको पता है। देखो अब जहाँ जहाँ 12 है ना वो वाला मेरा सही हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक सही होगा, या तो ये सही हो या ये सही हो। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया मेरा 3 प्लस ये 35 को डबल करेंगे तो हो जाएगा मेरा 70 माइनस अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 52। अब देखो 70 में हम 52 क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो जैसे ही हम 52 घटा देंगे ना तो ये 20 कम, अगर ये 50 होता तो ये 20 हो जाता ना भाई। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 के नज़दीक है, 40 के नज़दीक तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 50 घट रहा है 70 में। तो ये थोड़ा सा जो तरीका है ना बनाने का, तो ये तरीका आपको काफ़ी आसान कर देता है इन सब सवाल को सॉल्व करने में। तो ये केवल प्रैक्टिस से आता है, हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा प्रैक्टिस की ही बात करता हूँ। आप कहीं से भी प्रैक्टिस करें, कोई भी बुक बनाए, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें मैथ्स बनाने का, ठीक है, बैठो प्रैक्टिस करो, केवल मैथ्स बनाओ। तो इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आसान तरीका आप घर में जब भी बनाते हो तो टाइम दो उसको, कि अरे आसान तरीका मतलब मुझे तो तरीका आता है सॉल्व करने का बेसिक, हम अब करेंगे आसान तरीके से सॉल्व, जिसमें हमें पूरा मेहनत ना करना पड़े, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दिमाग खर्चेंगे। देखो खर्चना मैं बता ही रहा हूँ कि कैसे दिमाग लगाते हैं, ये तरीका मैं बता दूंगा, आप केवल प्रैक्टिस करो। और देखो मॉक का जो इंपॉर्टेंस है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट जो है वो परखता है कि आप एक तो पहले 1.5-2 घंटे बैठ पाओगे कि नहीं, वो दूसरा सिस्टम के सामने बैठना होता है, टकाटक ऐसे नजर गड़ाकर ऐसा सिस्टम देखना होता है। तो आपको ऐसा सिस्टम देखना पड़ेगा, तो सिस्टम देखते रहने के लिए भी आपको क्या मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। ऊपर से ये प्रैक्टिस करवाता है। तो आप सरकारी परीक्षा पे जाओगे ना, सरकारी परीक्षा.com जो वेबसाइट है उस पे जाओगे तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे अनलिमिटेड मॉक दिए हैं, मतलब मॉक खत्म ही नहीं होगा। एग्जाम देखो अभी कब होना है इसका डेट फाइनल अभी नहीं है, तो आप केवल जाओ प्रैक्टिस करते जाओ, जितना टेस्ट लगाओगे उतना क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो पहले टेस्ट लगाओ, फिर एनालाइज करो कि क्या गलती हुआ, कैसे उसको सुधार सकते हैं, कैसे कम समय दे सकते हैं उसको सुधारने में, ठीक है। और याद रखेंगे कि केवल मैथ तो है नहीं, तो यहाँ पर जीके भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जीके तो प्रकाश सर आपको करवा ही देंगे, सूरज सर आपको एलआर करवा देंगे, पर करंट अफेयर्स भी जीके वाले पोर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स रोज सुबह हमारे यूट्यूब चैनल पे डल जाता है, वो भी फ्री में, ठीक है। और अब जाओ यूट्यूब में केवल करंट अफेयर्स देख लो और इसका क्विज लगा लो सामने, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि 10 सवाल हम लोग जो 10 सवाल डालते हैं रोज के वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, मतलब उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आपने देखा यूट्यूब पे, ठीक है, ज़्यादा समय लगता भी नहीं है, और फिर उसका क्विज अटेम्प्ट कर लिया। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन इज 7 times दैट ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस।
चलो एक का एज हम x मानते हैं, एक का y। x ना बड़ा है y से, ठीक है, ये बता दे रहा हूं। बोला है कि आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बिकम 9 times ऑफ द डिफरेंस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एल्डर पर्सन। ठीक है, जो सबसे बड़ा आदमी था उसका क्या प्रेजेंट एज होगा। देखिए x और y, तो यहाँ पहला जो इक्वेशन था ना ये बोलता है कि x प्लस वाई दोनों का ये जो एज है ना वो कितना है, डिफरेंस से 7 गुना है, 7 times। ठीक है, 5 साल के बाद दोनों का जो सम है, मतलब दोनों का एज का जोड़ है, तो 5 साल अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, 5 साल इसमें ऐड कर देंगे तो 10 साल हो जाएगा। मतलब यहाँ बेसिकली बोल क्या रहा है कि x प्लस वाई प्लस 10, अब ये 9 गुना हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस वाई के। देखो डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, एक बार डिफरेंस क्रिएट हो गया ना तो साल दर साल क्या होगा, वही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि 5 साल आप जोड़ रहे हो उसमें भी जोड़ रहे हो, वो दोनों घटित हो जाएगा आपस में। तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है, कभी भी डिफरेंस चेंज नहीं होता है। ये नहीं कि अब अलग से 5 करना फिर बोलना क्या रही है तो कट गया, बेकार का मेहनत किया। तो चलो यहाँ x का वैल्यू निकालना है, हम पहले वाले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तोड़ देते हैं ब्रैकेट, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x माइनस 7y। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो 8y इज इक्वल टू 6x, ये कटेगा बिल्कुल, तो x बाई वाई क्या हो जाएगा 4/3। देखो x का वैल्यू हम 4 मान सकते हैं, y का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं x का। अब देखो यहाँ से ना आपको थोड़ा सा कम भी मेहनत करना पड़ जाएगा। क्यों कम मेहनत करना पड़ जाएगा, क्या करेंगे ऐसा कि कम मेहनत करना पड़ जाएगा, यहाँ से अब वो वैल्यू पुट करते हैं ना तो समय लग जाता है। देखो हम अगर 24 माने, x अगर 4 के ही मल्टीपल में कोई नंबर है तो 14 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 14 तो नहीं होगा ना भैया, तो 14 हम लिख नहीं सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, तो अब देखो 24, 28 और 20 ये तीनों ना 4 से डिविजिबल तो है, तो यहाँ पर अब समस्या है कि हम डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो x का वैल्यू ना हम 4/3y लिख सकते हैं, मतलब y का वैल्यू जो है हम क्या लिख सकते हैं 3/4x। ठीक है, हमें y नहीं चाहिए था तो हम y एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं x प्लस 3/4x प्लस 10, यहाँ से 9x माइनस 3/4x। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 7x/4 प्लस 10, ये यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू x/4। ठीक है, x/4 को एक तरफ ले आते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं, तो इसको अगर उठाकर इधर ले आएंगे तो यहाँ से ये निकल कर आएगा 2x/4 इज इक्वल टू 10। देखो तो ये कट गया, x का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया 20। हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पर 20 और ये सही हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये कहता था कि आप इसको k मान लो, मतलब x को, x का वैल्यू 4k, इसका वैल्यू y का वैल्यू 3k। इस वाले इक्वेशन में 4k और 3k पुट करो, ठीक है, और सॉल्व कर लो। देखो वो वाला भी तरीका आसान था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इस वाले इक्वेशन में पुट करके। ये 4 + 3 क्या हो जाएगा 7k प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 और 3 माइनस करके तो k ही बचेगा केवल, तो 9k। इसको अगर माइनस करेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाता मेरा 2k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू हो जाता 5। k का वैल्यू 5 आया, पुट कर देंगे इसमें, आंसर आ जाएगा 20। ये तरीका भी आसान था, ये तरीका भी आसान था, दोनों में से जो आपको आसान लगे बना दो, आंसर सही आना चाहिए बस। देखा कैसे एलिमिनेट किया, अगर जहां 2-3 एलिमिनेट हो जाता ना तो एलिमिनेशन से ही हम बना लेते हैं, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अब देखो ये मतलब इससे बच्चा वाला सवाल पूछा है, पर ये भी एक तरह का बच्चा वाला सवाल ही है। ये बोल रहा है व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम v ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, तो LBH होता है। ठीक है, ये है मेरा वॉल्यूम। अब बोल रहा है कि लेंथ जो है ना वो 2 से बढ़ गया, मतलब L जो है अब ये हो गया 2L। हाइट जो है ना वो भी डबल हो गया, ये बेचारा कॉमन ही रहा। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम क्या था L इंटू बी इंटू एच, अब नया वाला वॉल्यूम क्या है, तो ये है मेरा 2L इंटू 2H इंटू बी। ठीक है, मतलब 4LBH, मतलब कि 4V ऑप्शन में है, बिल्कुल डी है, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये देखो ये सवाल है, ये बोल रहा है कि अब बॉयज हैज 120 बॉल है किसी लड़के के पास,
जिसमें से कुछ सादा है, कुछ जो है काले हैं। अब बोल रहा है कि इफ परसेंटेज ऑफ व्हाइट बॉल इज 45, अगर व्हाइट बॉल का परसेंटेज 45 है तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ही हैज। ठीक है, अब काला बॉल का कितना होगा, तो कोई भी चीज अपने आप में अगर 100% है तो अगर एक 45 है तो दूसरा कितना होगा 55%। ज्यादा समय नहीं लगाना था, परसेंटेज को चलो इसमें लिख लेते हैं। ये हो गया यहाँ से 120, ये 0 0 कटा, ये 5 से काटते हैं 11 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये कटा 6, 11 6 जा 66। ऑप्शन में है बिल्कुल, हम बिना समय गवाए टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो, ये सवाल थोड़ा सा दिखने में बड़ा है तो इसको अच्छे से पढ़कर समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में बड़ा है या जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये बोला है कि प्रसिद्ध एंड डीप सेपरेटली कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 32 and 24 days respectively. They decided to work together and Niloy also joined them. If all of them together can complete the same work in 8 days, then how long does Niloy take to do the work alone? मैं समझा दूं आपको ये हिंदी में कि प्रसिद्ध और दीप जो है ना, वो एक काम को अलग अलग करने में 32 और 24 दिन लगाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर उस काम को करेंगे और निलोय उनको ज्वाइन कर लेता है। अगर इन तीनों को काम करने में 8 दिन लगते हैं तो आपको बताना है कि निलोय अकेले अगर काम करता है तो कितना दिन लगता है। ये आसान था, ठीक है, ये फ्रैक्शन देखकर डरेंगे नहीं, ये इजीली सॉल्व होने वाला सवाल है। चलो, प्रसिद्ध को हम P मान ले रहे हैं, ये 32 दिन लगा रहा है। दीप को हम क्या मान ले रहे हैं, D, और मेरा निलोय है N मान ले रहे हैं, ये X दिन लगा रहा है। आपको बताया था कि एलसीएम मेथड से आसान कोई मेथड नहीं होता इसमें। चलो, इनका एलसीएम कितना होगा, तो 32 मतलब 8 × 4 होता है, ये 24, 8 × 3 होता है, तो 12 8 96, तो 96x। अब आपको पता है एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे डिवाइड किया जाता है। तो आइए, इसको अगर हम डिवाइड करते 32 को, तो यहाँ पर निकल कर मेरा आता 3x। अगर हम 24 से करते तो ये आता 4x। अगर हम x से करते तो ये हो जाता 96। अब आपको पता है कि टोटल वर्क यूनिट जो है उसको अगर हम एफिशिएंसी का सम से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ डेज मिल जाता है। मतलब कि 96x बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे 7x प्लस 96 इज इक्वल टू हो जाता है 8। आगे सॉल्व करते हैं 96x, हमें बेसिकली x का ही वैल्यू चाहिए, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 8 जो होता है मेरा 56x प्लस 96 × 8। देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, ठीक है, ये अगर हम लास्ट के लिए बचा के रखेंगे उसको। चलो, इधर हम माइनस करते हैं तो 96 जैसे ही जाएगा ये हो जाएगा 40x, 96 बाई x का वैल्यू निकालना था तो 96 × 8 बाई 40, ये कटा 5 बार में। तो यहाँ से जो निलोय है वो कितना काम करेगा, तो ये काम करेगा 96/5 डेज। ठीक है, एक ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो हम सही करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ नहीं रखा था इन तरह के सवालों में, ये एकदम आसान सवाल था। देखो, ये सवाल भी थोड़ा सा टेढ़ा है, पर अगर आपने प्रैक्टिस किया ना इस तरह के सवालों को तो ज्यादा समय आपको ही पता है कि ये भी नहीं ले रहा। ये क्या बोल रहा है कि द यूजुअल एवरेज स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड इज 75 km/h। एक दूरी, स्ट्रेच का मतलब है कि रोड की किसी दूरी तक हम जाते हैं अगर 75 किलोमीटर पर स्पीड से, एवरेज स्पीड से किसी पर्टिकुलर डे पे, तो यहां पर वो कार चला, वो बोल रहा है कि वो चला 75 किलोमीटर प्रति स्पीड से किसी एक फिक्स दूरी तक चला। अब बोल रहा है कि अगर हमने स्पीड को 12% से घटा दिया ना, किसके 12% से, तो यूजुअल स्पीड के 12% से, तो जो रिजल्ट है वो ये देखने मिला कि उसी स्ट्रेच पे, जितना स्ट्रेच तक चला था उतना ही स्ट्रेच तक चलने में 18 मिनट ज्यादा देना पड़ा। ठीक है, तो आपको बताना हाउ लॉन्ग द स्ट्रेच ऑफ द रोड इन किलोमीटर्स, किलोमीटर में बताना है कितना किलोमीटर तक वो चला था। आइए, पहले 75 में हम यूजुअल जो स्पीड है मेरा वो कितना 75 km/h। अब जो न्यू स्पीड बना वो क्या था, 75 का 88% था। 12% कम का मतलब क्या होता है, 88% होना। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये है मेरा 3, ये है मेरा 4, ये कट हो गया 22 मतलब 66। अब देखो, स्पीड का रेशियो अगर हम लिखें तो ये 75/66 है। ठीक है, टाइम, जब डिस्टेंस सेम होता है ना तो टाइम बदल जाता है, मतलब इसी का रिवर्स हो जाता है। तो अगर हम टाइम का रेशियो लिखें तो हो जाएगा मेरा 66/75, ये कट रहा है दोनों बिल्कुल, ये 22 और ये 25। अब देखो, ये है मेरा यूजुअल स्पीड,
ठीक है, टाइम क्या होता है, इसी का जस्ट रिवर्स होता है, तो टाइम यहाँ उलट गया है। तो अब 22 मिनट जो है वो यूजुअल लग रहा था, ये यूनिट में है, याद रखेंगे ये यूनिट में, मिनट या आवर में नहीं। 22 यूनिट लग रहा था यूजुअल, न्यू में अब क्या 18 मिनट बढ़ने से ना 25 यूनिट हो गया ये। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट। ये कितना क्रिएट कर रहा था, 18 मिनट। तो 1 यूनिट कितना क्रिएट करेगा, तो 1 यूनिट क्रिएट करेगा 6 मिनट। तो 22 यूजुअल निकालना है ना हमें, तो 22 यूनिट कितना क्रिएट करेगा, कितना हमें एक्चुअल टाइम अगर निकल जाएगा ना तो हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो 6 × 22। अब ये चीज मेरा निकल गया है, ये मेरा मिनट में है, याद रखेंगे मिनट में ये चीज निकल रहा था। अगर आवर में इससे मल्टीप्लाई करने के लिए आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो अब मेरा जो डिस्टेंस है ये होता है स्पीड इनटू टाइम। ये यहाँ पे समझ में आया ना कि इन दोनों के बीच कितना 3 यूनिट का डिफरेंस था। 3 यूनिट ही 18 मिनट ले रहा था, ठीक है। तो 3 यूनिट 18 लेता है, तो 1 यूनिट कितना लेगा, 6 मिनट। तो 22 यूनिट, तो 22 × 6। तो हम वही कर रहे हैं, ये है मेरा 75। अब देखो ये 22 है, ये 6 है, ये हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि आवर में चाहिए, मिनट में नहीं। ये हो गया यहाँ पे 10। और सॉल्व होता है क्या, तो और सॉल्व होता है तो काटते हैं। चलो ये 5 से कट जाएगा ना 15 बार में, ये 2 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में। आंसर है 165 किलोमीटर है, बिल्कुल ऑप्शन सी। तो 165 हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये देखो, ये जो सवाल है 16वां नंबर का, ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ सेलर ओवर अ ईयर इज एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स मेंशन है, बोल रहा है कि एक सेलर जो है ना उस बुक को 1 साल में बेचा है, ठीक है, मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड। यहाँ पर निकालना क्या है, ये बोल रहा है किस मंथ में जो एवरेज बुक जितना बिका ना, जो टोटल एवरेज निकला उससे ज्यादा बुक बिक रहा है किस किस ईयर में। हम पहले एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। पहले हम उन नंबर्स, जैसे इस नंबर को रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, जहां जहां ये बीच में 2 टर्म। अब देखो ये इनको ना ऐड करना आसान है, इसको हम 20 मानते हैं तो 20, नीचे से स्टार्ट करते हैं। चलो 60, 80, 100, 150, 160, 180, 210, ठीक है, 210। 2 जीरो था लास्ट के 2 जीरो हम नहीं गिन रहे थे, 2 जीरो लिख दिया। तो ऐसे देखा कितना आसानी से ये बड़े बड़े नंबर ऐड हो गया। अब देखो ये 150, ठीक है, 15 और 25 कितना होता है, 15 और 25 होता है 40, 40 और 15 कितना होता है, तो होता है 55। तो ये 55, लास्ट में 2 जीरो है, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सारा नंबर ऐड हो गया मेरा, अब केवल ये 150 बचा है, तो हम यहाँ 150 लिख देते हैं। कितना आसानी से ऐड हो गया, बिल्कुल समय नहीं लगा, ठीक है। तो ऐसे ही आसानी से ऐड करते हैं हम इन सबको, ठीक है, जहां समय ना देना पड़े आपको। अगर समय लग रहा है ना इसमें तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये देखो हमें ये 12 महीना है, तो हमें ये इन 12 से डिवाइड करना है। अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 2 से ज्यादा ही तो है, मतलब ये 2000 से ज्यादा ही वैल्यू देगा ना, ठीक है, ये 2000 से ज्यादा वैल्यू देगा। तो 2000 से यहाँ जितने वैल्यू ज्यादा है उतना सही हो जाएगा मेरा। क्या सितंबर ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो सितंबर मान के चल सकते हैं। तो देखो अब यहाँ जून मार्च, जून कितना है, जून 1000 है, तो 2000 से ज्यादा वाला चाहिए था, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो जनवरी, जनवरी 2000 ही है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, सितंबर अभी था। अब देखो मार्च में चेक करेंगे, तो क्या मार्च ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो ये हो जाएगा। क्या अप्रैल ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, अगर ये 2 निकल गया ना तो यही ऑप्शन है मेरा, पूरा निकालने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे एलिमिनेट करके निकाल लेते हैं, इन सबको ऐसे ही निकाला जाता है बेसिकली, आप समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते इस पर। अब बोला है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 500 व्हेन डिवाइडेड बाय 35 एंड 49 विल लीव अ रिमाइंडर 30। देखो 30 तब निकालेंगे जब हम पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना होगा 35 और 49 का, तो 35 जो है मेरा वो होता है 7 × 5, ये होता है 7 × 7, मतलब कि 35 और 7, ये हो जाएगा 5। तो 35 और 7, क्योंकि मैंने आपको आसान तरीका बता रखा है, तो 7 ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा मेरा 35, तो 245। देखो 245, 200 500 से कम बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर 500 से कम केवल
दो ही बार आएगा, एक तो आएगा 245 और एक और नंबर आएगा वो है 490। केवल यही दो नंबर क्या डिविजिबल बनेगा, पर बोला है कि 30 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। जैसे ही आप दोनों में 30 प्लस कर दोगे ना, ये नंबर तो अब नहीं ले सकते क्योंकि अब ये 500 से बड़ा हो गया, केवल एक ही नंबर बचा, एक ऑप्शन में है, टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सब सवाल ना कम समय में बन जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और ये आसान भी था। अब ये देखो, ये पाई चार्ट का सवाल है। ये क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोन इन्फॉर्मेशन ऑन द सेल ऑफ अ टॉय मेकिंग कंपनी XYZ ड्यूरिंग इतना। अब बोल रहा है कि द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑल टाइप ऑफ टॉय इज इतना। ये टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ इन सब से, एक्टिव टॉय, सॉफ्ट टॉय, टॉडलर, लर्न ब्लॉकिंग, म्यूजिकल टॉय, इन सब से। बोला व्हाट इज द सेल रेवेन्यू अर्न ऑन सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज कहाँ है भैया, तो ये सॉफ्ट टॉयज रेड वाला, ये वाला पार्ट है सॉफ्ट टॉयज। 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। तो किसका 1/4, तो 387,200। देखा, कुछ नहीं करना था, यहाँ से 7 आ गया, तभी 4 से अगर हम करते हैं तो यहाँ 7 तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 9, क्योंकि 36 होगा। एक ही ऑप्शन केवल 9 से स्टार्ट है, हम टिक कर देंगे। आगे अब सॉल्व क्यों करना जब मेरा एक ही ऑप्शन है। देखो, दो जगह 9 होता ना, ये भी 9 से स्टार्ट हो रहा था, ये भी मान लो 9 से स्टार्ट हो रहा होता, तब हमें सॉल्व करना पड़ता आगे। जब मेरा एक ही से काम बन जाए तो हम आगे क्यों सॉल्व करेंगे, तो ऐसे समय बचाते हैं हम। ठीक है, और कुछ नहीं करना होता, बस बेसिकली ऐसे ही समय बचाना होता है। देखो ये क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल, जहां पर C 90 डिग्री पे है, और एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये मेरा ट्रायंगल, ये C, ये A, ये B, ये 90 डिग्री पे है। A बोला 60 डिग्री पे है, तो B बेचारा अकेले बच जाएगा। B का यहाँ काम भी नहीं तो निकालते भी नहीं है। चलो, अब बोला है sin A/2, तो sin A/2 क्या होता है, sin 30 डिग्री, एक आधा तो sin 30 डिग्री। cosec है तो cosec 60 डिग्री। अब वो sin 30 होता है 1/2 प्लस ये होता है 2/√3। इनको ऐड करते हैं, 2√3, नीचे 2√3 है, तो ये वाला ऑप्शन अभी हम काटते नहीं है। चलो, ये हो जाएगा मेरा √3, ये 4, एक ही ऑप्शन है। चलो, ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। ठीक है, √3/4, 2√3। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल देखो काफी अच्छा है। ये बोल रहा है कि इफ A ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, तो आपको बताना है मिनिमम वैल्यू इसका। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर A sin स्क्वायर थीटा प्लस B cosec स्क्वायर थीटा है ना, अगर ये ऐसा है इस वाले फॉर्म में, तो मिनिमम वैल्यू जो है ये 2 होता है इसका। अब ये 2 कौन कौन सा होगा, अगर A बड़ा होगा ना B से, तो मिनिमम जो वैल्यू है वो आएगा 2AB रूट अंडर में। ठीक है, और अगर B बड़ा है ना A से, तो ये डायरेक्ट A+B हो जाएगा। अब देखो, यहाँ A के पास 9 है, B के पास, ये 2A से कोई मतलब नहीं है, ये थीटा के बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो 2A आ गया था, 2A नहीं आएगा भाई, 2A से हमें कोई मतलब नहीं है, वो थीटा के बराबर है। देखो 9 जो है वो 4 से बड़ा है। ठीक है, मतलब कि ये पहला वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2AB। तो काफी आसान होता है मिनिमम वैल्यू, ये आपको याद रखना होता है बस। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 × 9 × 4, 2 × 6, 12। ऑप्शन C है 12, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये देखो, ये सवाल है, बोल रहा है कि इफ X अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन एंड गेट 340 मार्क्स। ये देखो, ये वैसा ही है जैसे हम लोग आंसर की मिलाते हैं ना, टोटल सवाल होता है कितना सही बना है, कितना गलत बना है, मल्टीप्लाई करके माइनस करके निकाल देते हैं। तो बेसिकली वही करना है। ये बोल रहा है कि इफ X अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन एंड गेट 340 मार्क्स, अगर हर एक सही सवाल के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत जवाब के लिए यहाँ पर -1 मार्क है, तो आपको बताना है कितना टोटल क्वेश्चन था। ठीक है, गलत सवाल कितने हुए थे। तो चलो हम X मान लेते हैं गलत सवाल को, तो सही सवाल कितना हो जाएगा, 100 - X, क्योंकि टोटल हमने 100 ही बनाया है, तो अगर X हटा दिया तो 100 - X ही तो करेक्ट होगा। तो ये रॉन्गली है, ये करेक्टली है। तो अब इक्वेशन क्या बोलता है कि 100 - X, तो हर एक के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि -1 मार्क है X, तो 1 × X यही हो जाएगा। अब ये टोटल करके ना 340 नंबर आ रहा है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो गया। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -5X = 60, माइनस में ये माइनस कटा, ये यहाँ से आ जाएगा
12, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12। हमें रॉन्गली ही निकालना था, तो x का वैल्यू 12 बिल्कुल ऑप्शन सी में है। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखो एकदम बच्चा वाला सवाल फिर से आ गया है। ये वो सवाल हैं जो कि आपके बचपन से निकल कर आते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में सॉल्व होने को। अब बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, कितना सबट्रैक्ट करेंगे इसमें कि ये डिविजिबल हो जाए 16 से। चलो जो करते आए हैं वो करेंगे। 9 9 9 9, ठीक है। अब ये 16 से तो 6 बार में देंगे, तो 6 बार में कितना हो जाएगा 6। यहाँ से 3 9 आया, 2 बार में देंगे, ये कितना होगा 32। यहाँ से ये हो जाएगा 79। देखो 79 है, अगर 5 लिखते तो 80 हो जाता, ठीक है। मतलब एक कम है ना, तो 16 में से एक कम है, मतलब कि 15 है। तो 15 अगर घटा देंगे ना इसमें, तो ये सही हो जाएगा मेरा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे बनाते हैं हम इन्हें। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 4 years 9 month एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इतना। तो बोला है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हाट वाज द सम दैट वाज इनिशियली इन्वेस्टेड। तो आपसे पूछा है कि बेसिकली भैया प्रिंसिपल बता दो, हमने अमाउंट दे रखा है आपको। तो आइए, इसका जो सबसे आसान तरीका, देखो PRT/100 तो सब करता है, पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम यहाँ सॉल्व करना सीख रहे हैं आसान तरीके से। ये बेसिकली जो पूरा सीरीज है ना, वो पूरे सीरीज आपको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाने के लिए है, ना कि वही वो बेसिक तरीका लगा रहे हैं। नहीं, वो सब करते हैं। आपको थोड़ा सा तो एफर्ट डालना होगा, थोड़ा उसमें चेंजेस करने होंगे। जो भी स्ट्रैटेजी आप पहले फॉलो कर रहे थे उसमें चेंजेस करने होंगे, क्योंकि करोड़ों लोग जाएंगे इस एग्जाम को देने केवल लाख वैकेंसी के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ के अपने आप में 100%, तो मेरा प्रिंसिपल जो है वो 100% है। अब हम यहाँ परसेंटेज निकाल लेंगे। 4 साल में 8%, हम 4 ईयर और 9 मंथ को कैसे लिख सकते हैं? तो 4 + 9/12 लिख सकते हैं। ये ईयर में बनाया हम, ठीक है। अब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं 8%। तो 8 4 बार में गया तो 32% यहाँ से निकल कर आया। 9 और 12 तो 9/12 × 8। ये कटता, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो ये यहाँ से ये और कटेगा 3 बार में, तो ये हो गया 6। तो टोटल आया 38%, ठीक है। 100% पहले से था, दोनों को ऐड करेंगे ना तो हो जाएगा 138%। 138% ही मेरा क्या है? अमाउंट है। तो ये है मेरा अमाउंट 1035। तो 100% क्या हो जाएगा? तो 100% जो है वो हो जाएगा 1035 डिवाइडेड बाई 138 गुने 100, ठीक है। ये देखो PRT/100 करते ना तो काफ़ी समस्या हो जाता है, क्योंकि हमें अगर हम P मानते तो क्या होता, हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं ना उस वाले कंडीशन में, तो उस वाले कंडीशन में हम लिखते हैं कि मान लो कि मेरा SI जो है वो क्या आएगा, तो 1035 अमाउंट माइनस P इज इक्वल टू P × R दिया हुआ था 8, टाइम दिया हुआ था मेरे पास 4 + 9/12 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से P का वैल्यू निकालते हैं। काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, ऐसे दिमाग लगाओ ना कि 38% निकला, ये 38% ही क्या मेरा निकलता। अगर हम इससे परसेंटेज से निकालते तो 38% सिंपल इंटरेस्ट निकलता, पर यहाँ मेरा अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट के लिए हम 100 जोड़ देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल जुड़ता है। प्रिंसिपल को हमने 100% मान रखा है, तो 138% वो दिया हुआ है इसके बराबर। तो आपको अब इसको सॉल्व करना है, आंसर लिखना है, कितना आ जाएगा 750, ठीक है। ऑप्शन डी है मेरा 750। आगे बढ़ जाएंगे सॉल्व करके। आइए अब देखो ये सवाल ना, मतलब पेन आपसे उठना नहीं चाहिए इस सवाल को बनाने में। अगर माउस से आप सॉल्व कर रहे हो डायरेक्ट टिक कर दो भाई। A³ - B³, फॉर्मूला क्या होता है A³ - B³ का? A - B। अब देखो तो ये A² है, ये B² है, ये AB है, बिल्कुल। तो अगर हम इसको अगर तोड़ते हैं तो A - B, A² और ये B², ये पोर्शन और वो पोर्शन कट जाता है। सॉल्व करके दिखाता हूँ, चलो। 0.22 माइनस 0.11 ऐसे लिखते हैं, इनटू अब 0. इसका स्क्वायर ये होगा 0.484 प्लस AB 0.0242 प्लस 0.0121।
ये कट गया, केवल इन दोनों को घटाना था 0.11। ऑप्शन डी था, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये देखो, ये सवाल है 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इज डिविजिबल बाई x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो आसान लग रहा है, आगे पढ़ेंगे। बोला है कि अब आपको बताना है कि नीचे वाले एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन और डिवाइड कर सकता है इसको। k का अगर वैल्यू पता हो ना तो हम ये निकाल लेंगे। आइए k का वैल्यू निकालते हैं। तो आपको डिविजिबल मतलब जो थ्योरम है फैक्टर थ्योरम वाला, तो उसके हेल्प से निकालते हैं। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब कि अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया 9। तो अब जो मेरा इक्वेशन बना वो बना 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 और 5 जो है वो मेरा 20 होता है, 20 को तोड़ा जा सकता है 9 में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले ले तो x माइनस 1, 5 कॉमन ले ले तो x माइनस 1। यहाँ से 4x माइनस 5 है, x माइनस 1 है, मतलब ये इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। x माइनस 1 कहीं ऑप्शन में नहीं है, 4x माइनस 5 है, बिल्कुल ऑप्शन है, तो हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, चलो 10 साल पहले हम फादर के एज को f मान रहे हैं, सन के एज को s मान रहे हैं, ये 11:3 था। अब बोल रहा है कि 10 ईयर हैंस, अब प्रेजेंट से 10 साल के बाद इनका रेशियो जो है वो 21:3 हो गया। तो देखो प्रेजेंट से हमने 10 साल पहले को अगर ये माना था ना, तो प्रेजेंट में आने के लिए इसको 10 जाना पड़ता, और उसके 10 साल के बाद फिर से 10, मतलब कि 20। तो ये s प्लस 20। तो आपको मैंने ये पहले ही बताया दोस्तों, क्या बताया कि अगर ऊपर नीचे सेम बढ़ रहा हो ना तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। हम इसको ना ऐसे फ्रैक्शनली सॉल्व नहीं करेंगे हम कि मल्टीप्लाई कर दिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, फिर वैल्यू निकाले फिर निकाले। हम इसको थोड़ा सा बुद्धि के साथ यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करते हैं। अब यहां से यहां जाने में इसको लगे कितना, 20 साल। 20 साल लगे ना, ये क्योंकि 10 साल पहले का था प्रेजेंट एज का, पहले वो 10 प्रेजेंट में गया फिर 10, 20 साल में कितना बढ़ गया, तो 20 ईयर्स में ये 10 यूनिट बढ़ गया। देखो नीचे वाले में भी सेम बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल 20 साल में 10 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब ये बढ़ गया मतलब कि अब यहां से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स। ये याद रखना, ये जो यूनिट हम निकाल रहे हैं वो इसके रिस्पेक्ट में है, मतलब 10 साल पहले के रिस्पेक्ट में है। तो ये बातें याद रखेंगे। अब 1 यूनिट देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई भी सॉल्व कर सकता है, वो आसान है। मैं आपको आसान तरीका और बता रहा हूं उससे जो हो सकता था। तो 1 यूनिट में अगर 2 साल होते हैं तो बाप जो फादर है उसका क्या था, 11, तो 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 22। तो 10 साल पहले वो 22 ईयर्स का था, तो 10 साल के बाद वो कितना होगा, तो प्लस 10 कर देंगे, तो फादर का एज निकल गया 32 ईयर्स। देखो 32 ईयर्स है कहीं पे 2 में, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब ये दोनों में से एक सही है। चलो सन का भी निकाल लेते हैं भाई। तो सन में जैसे ही 2 मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 6 ईयर्स प्लस 10 मतलब कि 16। 32 और 16 ऑप्शन ए में था। तो देखा ऐसे ही आसान बन जाते हैं सवाल अगर आप मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो। और कुछ नहीं है, मैथ केवल प्रैक्टिस का खेल है। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, हर एक पेपर निकलेगा आपका। ये क्या बोल रहा है, ये देखो काफी अच्छा घुमाने वाला सवाल है। ये बोला कि इन अ ग्रुप ऑफ 1300 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट रीड 5 सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट रीड बाय स्टूडेंट, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट इज रीड बाय 65 स्टूडेंट। एक सब्जेक्ट को 65 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना एक सब्जेक्ट को 65 ही लोग पढ़ रहे हैं, और एक बच्चे को ना 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब कि अगर ये 1300 है तो इन 1300 बच्चे को 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। और एक सब्जेक्ट जो है, मतलब हर एक सब्जेक्ट को केवल 65 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट बताना है कितना था। तो अगर एक सब्जेक्ट को 65 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टोटल ये हो जाता। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 65 एग्जैक्टली 100, ऑप्शन ए। तो टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आइए, ये हमारा अंतिम सवाल है और ये बोल रहा है कि हाउ मच रेवेन्यू वाज मेड ऑन सेल ऑफ वॉलेट एंड बेल्ट। अब यहाँ ऊपर में बोल रहा है कि द फॉलोइंग पाई, ये जो पाई चार्ट है ये किसी कंपनी का रेवेन्यू है ABC, जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है लेदर प्रोडक्ट। तो इससे लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से कुछ कुछ बनाया जा रहा है। तो क्या बनाया जा रहा है, तो जूते, ठीक है, बेल्ट, वॉलेट, जैकेट,
ठीक है, दूसरे लेदर आइटम और बैग। तो ये बोल रहा है कि 2015 में ना इनका रेवेन्यू इतना था। तो आपसे पूछा है कि बताओ कि वॉलेट और बेल्ट मिलकर कितना सेल जनरेट करेगा। देखो वॉलेट और बेल्ट आसपास ही है यहाँ पे, तो 5 + 25, 5 + 20 क्या हो गया 25, 25 अभी मैंने आपको बताया 25% का मतलब होता है 1/4। देखो ऐसी चीजें अगर याद रहेंगी ना तो इसको निकालने में एकदम समय नहीं लगेगा। अब इसी का तो 1/4 करना है, तो 9 बार में 36, ठीक है। देखो अब 9 यहाँ 2 है, तो मैंने आपको बताया ना जब भी सॉल्व करो चेक करते जाओ। तो ये ऑप्शन कट गया मेरा, ये ऑप्शन कट गया मेरा, ये दोनों नहीं होगा। अब 0 लगाएंगे, ठीक है, तो ये 28, तो ये 7। तो अब देखो 907 दोनों जगह था, क्योंकि लास्ट में 3 0 है, तो ये 3 0 वाला सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। तो देखा ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। मैं आगे और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए, जो आगे पूछे गए तो थोड़ा सा और अगर कैलकुलेटिव हो तो और कैलकुलेटिव बताऊंगा, ये कैसे आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। ये भी लंबा चलेगा ये सीरीज, तो कम से कम 10 PYP कोशिश करेंगे कि आपको करवाया जाए, क्योंकि ये लंबा चला था ये एग्जाम। तो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको सरकारी परीक्षा पे जाना है, ठीक है, और यहां पर मॉक्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहीं पर आपको करंट अफेयर्स के लिए क्विज भी मिल जाएंगे और भी अलग अलग एग्जामों के लिए क्विज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप तुरंत जाएंगे और चैनल, ये वाला जो वीडियो लिंक है उसको लाइक कर लेंगे। अगर और अच्छा लगा हो, चाहते हैं कि अपने दोस्त को भी भेजें, तो आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और बेल आइकन अगर प्रेस कर दोगे तो आपको पहले इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जाइए तुरंत जाकर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी नए अपडेट आपको मिलते रहें। तो थैंक यू।